थोड़े से सीक्वेंसिंग सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं. We are having some questions. He says if 10 harmonic means are in H1, H2, H3 till H10 are inserted between 7 and minus 1 by 3, then he has given you four options. H1 is equal to minus 7, H2 is equal to 3 by 7, H1 is equal to minus 1 by 7, H10 is equal to minus 7 by 19. These are the four options, and he says one and more than one options are correct. So when he says कि there are inserted 10 harmonic means between 7 and minus 10, so on this basis we can say that 7, H1, H2, H3 till H10, comma minus 1 by 3 are in harmonic progression. अगर ये सारी टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि हम टर्म्स को रेसिप्रोकल में ले लेते हैं और फिर इसके बाद एपी के थ्रू उसको सॉल्व कर लेते हैं. तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल में लेता हूं तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से 1 by 7, 1 by H1, 1 by H2 till 1 upon H10, it is H10, comma minus 3 are in AP. तो अगर ये टर्म्स एपी में है तो हम ये भी मान सकते हैं कि 1 by 7 और माइनस 3 के बीच में हमने 10 अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया है. और वी कैन सी 1 by 7, कॉमा A1, A2, A3, मैंने इनको अर्थमेटिक मीन्स की टर्म्स में लिख लिया, कॉमा माइनस 3 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने 1 by 7 और माइनस 3 के बीच में 10 अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया है. डी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. वी आर हैविंग द फॉर्मूला b minus a upon n plus 1. इफ n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, देन d जो कॉमन डिफरेंस होता है एपी में, दैट इज b minus a upon n plus 1. ऑन दिस बेसिस वी कैन से जो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा दैट वुड बी minus 3 minus 1 by 7 upon n plus 1, that means 11. तो we take 7 minus 21 minus 22 by 7, तो it is minus का 2 by 7. तो मुझे इस वाली अर्थमेटिक सीरीज जो है, ये जो टर्म्स बेचारी ने भी, इनका कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन्ड हो गया. अगर मुझे इनका कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन्ड हो जाता है तो A1 वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट. A1 की वैल्यू होगी दैट वुड बी 1 by 7 प्लस डी. तो अगर मैं इस 1 by 7 में d को जोड़ देता हूँ, d दैट इज माइनस का 2 by 7, तो वी गेट A1 इज इक्वल टू माइनस 1 by 7. एंड इफ इट इज A1 एंड A1 इज इक्वल टू 1 by H1, तो इससे मेरे पास H1 की वैल्यू आ जाती है. H1 की वैल्यू आ जाती है वी आर हैविंग दैट इज माइनस 7. तो मेरे पास फर्स्ट हार्मोनिक मीन ऑब्टेन्ड हो गया, दैट इज H1 इज इक्वल टू माइनस 7. और अगर H1 की वैल्यू माइनस 7 है तो ये वाला ऑप्शन सही है, और साथ ही साथ ये वाला मेरे पास गलत हो जाता है. एज वी आर हैविंग वन और मोर देन वन ऑप्शन, तो वी हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. H2 कैलकुलेट करते हैं. H2 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम A2 कैलकुलेट कर लेते हैं. A2 कैन बी रिटन एज A1 प्लस D. A1 मीन्स वी आर हैविंग A1 की वैल्यू जो है माइनस का 1 by 7, D इज माइनस 2 by 7, तो वी आर हैविंग माइनस का 3 by 7. ये आ जाती है मेरे पास A2 की वैल्यू. अगर A2 की वैल्यू माइनस 3 by 7 है तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से H2 इज इक्वल टू माइनस का 7 by 3. तो इफ वी आर हैविंग H2 इज इक्वल टू माइनस 7 by 3, तो जिसकी वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है. हार्मोनिक मीन्स के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज जनरली बच्चे हार्मोनिक सीरीज को एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं. H10 कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट फॉर A10. A10 हम डायरेक्टली यहां से नहीं पढ़ते हैं, हम यहां से ले लेते हैं माइनस 3 माइनस डी. इस सीरीज को रिवर्स ट्रेस करा देते हैं. A10 की वैल्यू होगी माइनस 3 माइनस डी. दैट मीन्स माइनस 3 माइनस डी मीन्स दिस वन, इट बिकम्स प्लस का 2 by 7. तो A10 वी आर हैविंग
-21 इट इज माइनस का 19/7। तो ये तो a10 की वैल्यू है, a10 की वैल्यू दिस वन है, तो h10 वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट। h10 मेरे पास ऑब्टेन हो जाएगा माइनस का 7/19। तो अगर h10 यानी कि 10th हार्मोनिक मीन की वैल्यू मेरे पास ऑब्टेन होती है माइनस का 7/19, तो जिसकी वजह से ये फोर्थ ऑप्शन सही। तो अगर उसने मुझे ये वाले क्वेश्चन दिया है तो इसके बेसिस पे वी कैन सी कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। मैंने एक क्वेश्चन और पिक किया इसके ऊपर बेस्ड। मैंने लिखा इफ 5 इज 0 से लेकर π/2, x ही हैज गिवन यू समीशन n इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक cos की पावर 2n phi, y ही हैज गिवन यू समीशन n इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक sin रेज टू पावर 2n phi, और एक z और लिया उसने समीशन n इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक sin रेज टू पावर 2n phi इंटू cos ऑफ 2n phi, और इसके ऊपर बेस्ड उसने 4 ऑप्शन हमें प्रोवाइड किए। फर्स्ट ऑप्शन ही सेज एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। सेकेंड ऑप्शन में ही सेज एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। थर्ड ऑप्शन ही सेज एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड फोर्थ ऑप्शन ही सेज एक्स वाई जेड इक्वल टू yz plus x. These are the 4 options, and again he says one and more than one options are correct. He says phi जो ये थीटा एंगल है इट लाइज फ्रॉम 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 से लेकर π/2। तो इससे हम x की वैल्यू देखते हैं। एक्चुअली x व्हाट ही हैज गिवन यू, x इज समथिंग, अगर मैं n को 0 लेता हूँ तो n को 0 लेता हूँ तो ये वैल्यू आएगी 1, प्लस इफ n को मैं 1 लेता हूँ तो इट वुड बी cos स्क्वायर phi, प्लस n को मैंने 2 लिया इट इज cos रेज टू पावर 4 phi, एंड दिस सीरीज गोज अप टू इनफाइनाइट। और भी ध्यान से देखते हैं, इट इज एन इनफाइनाइट जीपी, और उस इनफाइनाइट जीपी में भी a की वैल्यू 1 है, और जो कॉमन रेशियो है दैट इज cos स्क्वायर phi, और cos स्क्वायर phi जो है इफ इट इज 0 से 90 तक है, नॉन इंक्लूडिंग 0 एंड 90, देन ये cos स्क्वायर phi है, ये r की वैल्यू दैट वुड बी लेस देन 1। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज एप्लीकेबल, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है a/1 - r। हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, तो x की वैल्यू वी गेट x इक्वल टू 1/1 - cos स्क्वायर phi, तो इट बिकम्स 1/sin स्क्वायर phi। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यूज को कैलकुलेट करता हूं तो y कुछ इस टाइप से आ जाएगा 1/cos स्क्वायर phi, और अगर मैं z को कैलकुलेट करता हूं तो इट वुड बी समथिंग 1/1 - sin स्क्वायर phi इंटू cos स्क्वायर phi। हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं दैट आर बेस्ड ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, phi की टर्म्स में y की वैल्यू आ चुकी है, और z की वैल्यू आ चुकी है। बात करते हैं ऑप्शंस की। चारों ही ऑप्शंस में ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट एक्स वाई जेड, तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एक्स वाई जेड देख लेते हैं कितना आता है। एक्स वाई जेड डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम इसको कन्वर्ट कराते हैं। एक काम कर लेते हैं, z इक्वल टू इट इज 1/1 - sin स्क्वायर phi इंटू cos स्क्वायर phi, और मैं क्या करता हूं, मैं यहां से sin स्क्वायर phi की वैल्यू को रिप्लेस करा देता हूं। यहां से sin स्क्वायर phi की वैल्यू आती है मेरे पास 1/x के बराबर, और यहाँ से cos स्क्वायर phi आ जाएगा 1/y के बराबर। अगर मैं दोनों को यहाँ पर रिप्लेस कराता हूँ तो z इज समथिंग लाइक 1/1 - 1/x इंटू 1/y। इट इज z इक्वल टू x इंटू y अपॉन
xy minus 1. If we go for cross multiply, then we get xyz minus z, यानी कि we are having xyz is equal to xy plus z. अगर ये xy plus z आ रहा है xyz, तो ये ऑप्शन सही है। और सिमिलरली के बेस पर हम ये लिख सकते हैं कि इसमें पहला ऑप्शन गलत होगा और फोर्थ गलत होगा। We have to check this one, the third option, whether it is correct or not. चेक करके देखते हैं। मैं यहाँ से अगेन आई एम पिकिंग इट। z is equal to, मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। We are having z is equal to 1 upon 1 minus sin square phi into cos square phi। z को भी कुछ ऐसा लिख लेते हैं, sin square phi प्लस cos square phi अपॉन 1 माइनस sin square phi into cos square phi। z को मैंने कुछ ऐसा लिखा, दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कराते हैं। sin square phi कैन बी रिटन एज 1 by x, तो z इक्वल टू हो जाएगा 1 upon x प्लस हियर इट इज 1 upon y, नीचे 1 माइनस 1 upon x इंटू 1 upon y। एलसीएम लेते हैं, z इक्वल टू x plus y upon here it is xy minus 1. If we go for cross multiplication, xyz minus z is equal to x plus y, or we can say xyz is equal to x plus y plus z. तो जिसकी वजह से we can say कि ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। आसान क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लग रहा है, जनरली बच्चों को देख के अजीब सा लगता है कि वाट एवर ही से इसकी एक्स वाई जेड अजीब सी टर्म्स हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें और बेसिक्स पे जाते हैं, समेशन की वैल्यूज को रिप्लेस कराते हैं, इनकी वैल्यू को 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सीक्वेंसिंग सीरीज में, दैट इज नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। He's saying find number of common terms। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन 2 APs। 2 APs उसने दी है। He says it is 3, 7, 11 and till it goes, the last term is 407. Second AP is giving you 2, 9, 16 and something it goes 7, 0, 9। उसने 2 APs दिए आपको और he is just asking you find number of common terms। इन दोनों सीरीज में कितनी कॉमन टर्म्स हैं। अगर हम कॉमन टर्म्स की बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखो, आपके पास कोई सी भी 2 APs दी होंगी, या तो उसमें कॉमन टर्म आपको नजर आ रही होगी, और अगर कॉमन टर्म नजर नहीं आ रही है तो 1-2 टर्म्स और लिखकर इसमें आगे हम इसकी कॉमन टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हमें पहली कॉमन टर्म्स तो खुद ही लॉजिकल देखकर ही फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर मैं इस सीरीज की टर्म्स को थोड़ा सा और आगे लिखता हूं तो इट वुड बी 4 का डिफरेंस है, इट वुड बी 15, 19, 23 एंड सो ऑन। और अगर मैं इसमें लिखता हूँ 7 का डिफरेंस है, इट वुड बी 23 एंड सो ऑन। तो इतना करने पर मुझे एक चीज नजर आ जाती है कि देयर इज 23, दैट इज फर्स्ट कॉमन टर्म। कभी भी वो आपसे कॉमन टर्म्स की बात करता है तो जो फर्स्ट कॉमन टर्म है वो तो मुझे आइडेंटिफाई खुद ही करनी पड़ेगी। तो मुझे ये मिल जाती है कि जो कॉमन टर्म वाली सीक्वेंस है उसमें मेरी जो फर्स्ट टर्म ऑब्टेंड होती है दैट इज 23। नेक्स्ट टर्म, मुझे नेक्स्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, एक बिल्कुल आसान सा लॉजिक। अगर हम ध्यान से देखते हैं, जो फर्स्ट सीरीज है इसमें d की वैल्यू 4 है और जो सेकंड सीरीज है इसमें d की वैल्यू 7 है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखो। अगर 2 APs में कॉमन टर्म्स वाली की बात करते हैं तो दोनों APs की जो कॉमन टर्म वाली सीरीज बनती है उसका कॉमन डिफरेंस दोनों ही सीरीज के कॉमन डिफरेंस के एलसीएम पर ऑब्टेंड होता है। यानी कि ये जो हमारी कॉमन टर्म्स वाली सीरीज है इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट वुड बी 28, 4 और 7 की एलसीएम पर। तो इसका जो d होगा दैट वुड बी 28, फर्स्ट थिंग। तो नेक्स्ट टर्म वी कैन राइट कि इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट वुड बी 51, हम लिख सकते हैं, हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी कॉमन टर्म्स वाली सीरीज जब भी हमें सॉल्व करनी होती है
तो ये उस सीरीज के बेस पर सॉल्व होती है विच एंड्स अर्लियर। ये 407 ये जल्दी खत्म हो जाती है, 709 ये सीरीज आगे तक जाती है। वो इस वजह से क्योंकि 407 के बाद तो ये सीरीज कितना भी आगे जाए इसमें कॉमन टर्म्स ऑब्टेन्ड ही नहीं होंगी। इसकी लास्ट कॉमन टर्म ज्यादा ज्यादा 407 तक आएगी, इसके बाद तो कॉमन टर्म्स ऑब्टेन्ड ही नहीं होंगी। तो मैंने मान लिया कि इस सीरीज में कहीं जाकर 407 आता है। जरूरी नहीं है कि 407 एग्जिस्ट इन दिस सीरीज, इट इज नॉट नेसेसरी, पर हम ये मान लेते हैं कि लेट कि 407 इस सीरीज में आता है, क्योंकि हमें सीरीज को इसी के ऊपर बेस सॉल्व करना है। इसमें हम अप्लाई करते हैं, ए की वैल्यू 23 है, लेट्स से Tn इज 407 और मैंने यहाँ से Tn इक्वल टू AP का फॉर्मूला लगाया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मेरे पास आ जाता है 407 इज इक्वल टू A का मतलब 23 प्लस n माइनस 1 और D का मतलब 28। तो इससे वी कैन फाइंड आउट n अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से तो इट वुड बी समथिंग 23 माइनस 28, इट इज अबाउट 14 पॉइंट समथिंग। एक तो पॉइंट में आने का मतलब है कि 407 डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस सीरीज। अगर ये पॉइंट में आता है तो इसका मतलब है कि 407 इस सीरीज में नहीं आता है। लेकिन अगर हम कॉमन टर्म्स की बात करते हैं तो कॉमन टर्म्स के लिए n मुझे मिल जाएगा 14 जो लीस्ट इंटीजर है। तो ये आंसर तो मेरे पास ऑब्टेन्ड हो गया कि इन दोनों सीरीज में कितनी कॉमन टर्म्स हैं। तो वी आर नोइंग कि इन दोनों सीरीज में देयर आर 14 कॉमन टर्म्स। लेकिन इसके अलावा वो एक दो चीजें और पूछ सकता है। ही कैन आस्क यू फाइंड लार्जेस्ट कॉमन टर्म। फाइंड लार्जेस्ट कॉमन टर्म। इन दोनों में लार्जेस्ट कॉमन टर्म यानी कि हमारी एक सीरीज जाती है 23, 51 एंड सो ऑन। लार्जेस्ट कॉमन टर्म यानी कि मुझे मालूम है T14 कि इसकी लार्जेस्ट कॉमन टर्म जो है दैट इज 14 टर्म। मुझे केवल और केवल इसकी T14 कैलकुलेट करना है, दैट वुड बी A प्लस 13D एंड व्हाट एवर वी गेट द आंसर। नेक्स्ट ही कैन आस्क यू, A की वैल्यू है मेरे पास 23, D की वैल्यू है मेरे पास दैट इज 28, तो वी कैन फाइंड आउट द लार्जेस्ट कॉमन टर्म। ही कैन आस्क यू फाइंड सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स। अगर वो कभी आपसे पूछता है कि फाइंड सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स तो भी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये सीरीज है और मुझे मालूम है कि इस सीरीज में देयर एग्जिस्ट 14 टर्म्स, और अगर इस सीरीज में 14 टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं तो सम निकालने का फॉर्मूला मेरे पास है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसके थ्रू मेरे पास a की वैल्यू है 23, d की वैल्यू है 51, 28 और मेरे पास n की वैल्यू है 14। we can find out the sum of all the common terms। तो कहने का सीधा सा मतलब कि जब भी मुझे कॉमन टर्म वाली सीरीज को सॉल्व करना होता है तो कॉमन टर्म्स वाली सीरीज दो एपीज हैं तुम्हारे पास, कॉमन टर्म्स की वो बात करता है। तो हमेशा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कॉमन टर्म्स वाली सीरीज का जो डिफरेंस होता है वो दोनों ही सीरीज के डिफरेंस के एलसीएम पर ऑब्टेन्ड होता है। और दूसरा, कॉमन टर्म वाली सीरीज जो होती है वो उस सीरीज के बेस पर सॉल्व की जाती है विच एंड्स अर्लियर, जो जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद कोई भी कॉमन टर्म्स हमें ऑब्टेन्ड नहीं होंगी। और क्वेश्चंस करते हैं हम इसमें थोड़े से। जैसे अच्छा क्वेश्चन आता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड। लेट्स से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर जेईई में से है क्वेश्चन। He says if A, B, C, D are positive real numbers such that A plus B plus C plus D is equal to 2 and एक m की वैल्यू उसने दिया तुम्हें a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, एक m हमें दिया हुआ है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और साथ में चार ऑप्शंस 0 से लेकर m की वैल्यू 1 तक, 1 से लेकर m की वैल्यू 2 तक, 2 से लेकर m की वैल्यू 3 तक और 3 से लेकर m की वैल्यू 4 तक। दीज आर द 4 ऑप्शंस, वी हैव टू चूज द करेक्ट वन। ABCD के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन हमें एक चीज मालूम है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा टर्म,
2 और मोर देन 2 टर्म्स वी आर ऑलवेज कि उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से दो टर्म्स जो एज्यूम कर रहा हूं दे आर नॉट ए बी सी डी, बट मैंने इसमें से दो टर्म्स एज्यूम करी, वन इज ए प्लस बी एंड सेकेंड वन इज सी प्लस डी। तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा दैट वुड बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा अपॉन 2, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1 के बराबर, बिकॉज वी आर हैविंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 2 के बराबर है। और इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा इन टर्म्स का दैट वुड बी ए प्लस बी इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर रूट। दैट मीन्स जो ज्योमेट्रिक मीन वी आर ऑब्टेनिंग दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एम। और हमें मालूम है कि पॉजिटिव रियल, हमेशा ध्यान रखो, अर्थमेटिक मीन is always greater than equal to geometric mean and it is always greater than equal to harmonic mean। ये लेकिन ये रिलेशन केवल और केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। कोई सी भी वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए, हर एक वैल्यू 0 से बड़ी और पॉजिटिव नंबर्स हो तभी एप्लीकेबल है। इक्वल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ वी अप्लाई a arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean, so on this basis we can say 1 is always greater than equal to square root of m और m is less than equal to 1। तो m की वैल्यू 1 से कम और m जो है that is a plus b into c plus d, और इसमें से चारों ही टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव रियल है, तो इनका प्रोडक्ट आएगा तो पॉजिटिव ही, निगेटिव तो आएगा नहीं। तो जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि m is always greater than equal to 0। On this basis we can apply the first option। ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, एक जे मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। उसने क्वेश्चन में लिखा इफ ए कॉमा A1 A2 A3 अप टू A10 कॉमा B आर इन AP। पहले तो इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। उसने बोला A1 A2 A3 अप टू A10 कॉमा B आर इन AP, तो इसका सीधा सा मतलब है कि देयर आर 10 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन A एंड B। इसका सीधा सा मतलब है 10 अर्थमेटिक मीन्स दे आर A1 A2 A3 A10 आर इंसर्टेड बिटवीन A एंड B। साथ में उसने एक टर्म और दिया A कॉमा G1 G2 टिल G10 कॉमा B आर इन GP। इसका मीनिंग सीधा सा ये हुआ कि A और B के बीच में हमने 10 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किया है। A कॉमा B इसके बीच में G1 G2 G3 उनको मैंने नेमिंग दे दिया, 10 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। और साथ में ही सेज की H इज हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। तो अगर A और B के बीच का हार्मोनिक मीन, स्टूडेंट्स सीक्वेंस इन सीरीज के क्वेश्चंस की और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं लास्ट ईयर 2018 जे मीन्स का क्वेश्चन पिक करता हूँ। He has given you one series, he has given you series something 1 square plus 2 into 2 square plus 3 square plus 4 into 2 into 4 square plus 5 square plus 2 into 6 square and so on। He says if A is the sum of first 20 terms and B is sum of first 40 terms, if B minus 2A is equal to 100 lambda, he was asking you find lambda। it was in JEE means 2018। ये 2018 का क्वेश्चन है JEE means का। कोशिश करके देखते हैं। अगर हम इस सीरीज की बात करते हैं तो हम इस सीरीज को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जो गिवन सीरीज है दैट कैन बी रिटन एज, एक पार्ट तो मैंने ले लिया इसमें 1 स्क्वायर प्लस 3
बल्कि एक काम और कर लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन, और एक सीरीज मैंने ले ली, उसमें 2 कॉमन ले लिया मैंने। इट इज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। मैंने गिवन सीरीज को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अगर मैं फर्स्ट 20 टर्म्स की बात करता हूं तो देयर वुड बी 10 टर्म्स हियर एंड 10 टर्म्स हियर। इसकी जनरल टर्म इफ वी चेक, इट इज, इस वाली सीरीज की जो जनरल टर्म आएगी दैट वुड बी 2n माइनस 1 होल स्क्वायर, और जो जनरल टर्म आएगी दैट वुड बी 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। जो ये वाली सीरीज है इसकी जनरल टर्म आएगी, अगर मैं n टर्म की बात करता हूं तो 2 तो बाहर है, इट इज 2n होल स्क्वायर, दैट मीन्स इसकी जो जनरल टर्म आएगी दैट वुड बी 8n स्क्वायर। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है, a का मतलब मुझे इस कंप्लीट सीरीज की 20 टर्म्स का सम चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें समीशन अप्लाई करा देता हूँ। और अगर मुझे 20 टर्म्स का सम चाहिए तो 10 टर्म्स इस वाली सीरीज में होंगी और 10 टर्म्स इस वाली सीरीज में होंगी। तो पहली चीज तो मैंने इसमें a की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसमें समीशन अप्लाई करा। जनरल टर्म n की वैल्यू कोई हमारे पास n पावर में नहीं है, हम नेचुरल नंबर सीरीज के थ्रू इसमें डायरेक्टली सम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज 4 समीशन n स्क्वायर माइनस 4 समीशन n प्लस समीशन 1, और यहां पर अगर मैं सम की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो इट इज 8 समीशन n स्क्वायर। तो a की जो वैल्यू आएगी दिस प्लस दिस अगर मैं इसमें कर देता हूं तो a की जो वैल्यू आती है, और n को मैं बाद में 10 रिप्लेस करा दूंगा। 10 इस वजह से हम डायरेक्टली 20 नहीं निकाल रहे हैं, अगर हम सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल रहे हैं तो दोनों ही सीरीज में देयर वुड बी 10 टर्म्स। ये 2018 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। a की वैल्यू 4 समीशन n स्क्वायर, 4 समीशन n स्क्वायर एज ऑल वी नो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 4 समीशन n मीन्स n प्लस 1 बाई 2 समीशन 1 मीन्स n, और सम 8 इंटू समीशन n स्क्वायर। हम इसको डायरेक्टली इसमें भी पिक कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट इज n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और मैं यहाँ पर n को रिप्लेस करा देता हूँ। फॉर a n को मैंने रिप्लेस करा दिया 10 के बराबर, तो इससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। अगर मैं n को 10 रिप्लेस करा देता हूँ, 10 में फिर से बता रहा हूँ कि हमने 10 क्यों रिप्लेस कराया है। अगर मैं n को 10 लेता हूँ तो हमारे पास दोनों ही सीरीज में 10-10 टर्म्स मिलती हैं, और दोनों ही सीरीज में 10-10 टर्म्स मिलती हैं तो हमारे पास टोटल टर्म्स 20 हो जाती हैं, और a का मतलब हमें सम ऑफ 20 टर्म्स चाहिए। तो इफ वी कैलकुलेट हियर, अगर हम n की वैल्यूज को यहाँ पर लिख देते हैं तो वी गेट a की वैल्यू समथिंग 4410। b कैसे आएगा? b है इस सीरीज की 40 टर्म्स का सम। अगर मैं इस सीरीज को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देता हूं फिर से इसी टाइप से, तो अगर मुझे 40 टर्म्स का सम निकालना है तो दोनों ही सीरीज में देयर वुड बी 20 टर्म्स। तो जब मैं सम कैलकुलेट करूंगा तो एक बार मैंने इसी जगह पर n को 20 से रिप्लेस करा दिया, तो उसके बेस पर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ b। तो अगर मैं n को 20 रिप्लेस करा देता हूं, वी गेट द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अगर मैं n को 20 रिप्लेस करा देता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 20 इंटू दिस 141 बाई 6, तो ये वैल्यू इज, दिस वैल्यू इज समथिंग 33620। अगर मेरे पास a और b दोनों की वैल्यू आ जाती है तो रिप्लेस इट हियर, b माइनस 2a इक्वल टू 100 लैम्डा, तो वी आर हैविंग 33620 माइनस 2a का मतलब होगा 8820 की वैल्यू 100 लैम्डा, एंड इफ मल्टीप्लाई सॉल्व करने पर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेशंस थी इसमें, लेकिन इट वाज एन इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। केवल हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था कि मैं गिवन सीरीज को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं, दोनों ही सीरीज का सम कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान है। और क्वेश्चन की बात करते हैं, एक आसान क्वेश्चन अगेन जेईई मेंस में आया हुआ है। He says if b is the first term of an infinite GP, if b is the first term of an infinite GP, b जो है एक इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म है, whose sum is 5,
देन B बिलोंग्स टू उसने 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, माइनस इनफाइनाइट से -10, सेकेंड ऑप्शन ही सेज -10 to 0, थर्ड ऑप्शन ही सेज 0 to 10, and fourth option he says 10 to infinite. Again it was in 2018 online. एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म बी है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म वैल्यू है एंड सम इज 5, तो बी बिलोंग्स टू। किसी भी इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है दैट इज a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड r इज कॉमन रेशियो। सम की वैल्यू उसने हमें 5 दी है, फर्स्ट टर्म b, रेशियो वी आर नॉट नोइंग। यहाँ से मुझे b कैलकुलेट करना है बट वी आर नॉट नोइंग r, हमें r की वैल्यू नहीं पता है। अगर मुझे r की वैल्यू नहीं पता है तो b हाउ कैन वी कैलकुलेट। इसमें बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम ये होता है बट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अगर इसमें जो कॉमन रेशियो है उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू 1 से कम हो, तभी ये एप्लीकेबल होता है। तो मैंने इसमें यही किया, मैंने इसमें से कॉमन रेशियो की वैल्यू हम इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस आर इक्वल टू बी अपॉन 5, आर की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस बी अपॉन 5, ये आ जाती है मेरे पास आर की वैल्यू। और न्यूमेरिकली आर 1 से छोटा, यानी कि वी आर हैविंग मॉडुलस ऑफ 1 माइनस बी अपॉन 5 की वैल्यू लेस देन 1, तो 1 माइनस बी अपॉन 5 जो होगा दैट वुड बी लाइन फ्रॉम -1 से लेकर +1 तक। कंसेप्ट क्लियर? अगर कोई भी इनफाइनाइट जीपी है, किसी भी इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है दैट इज ओनली एप्लीकेबल, वो केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब उसमें जो कॉमन रेशियो होता है वो न्यूमेरिकली 1 से छोटा होता है। तो मैंने यही किया, मैंने इस वाली इक्वेशन के थ्रू इसके कॉमन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो इसकी कॉमन रेशियो की वैल्यू होगी और उसको मैंने -1 से +1, यानी कि मॉडुलस में वैल्यू 1 से छोटी है तो मैंने उसको -1 से +1 में वेरी करा दिया। अगर मैं इसको -1 से +1 में वेरी कराता हूं तो वी आर हैविंग 2 पार्ट ले लेते हैं। 1 माइनस बी अपॉन 5 इज ग्रेटर देन -1 एंड 1 माइनस बी अपॉन 5 इज लेस देन 1। इन दोनों का कॉमन पार्ट आंसर होगा मेरे पास, इट इज हियर माइनस का b अपॉन 5 इज ग्रेटर देन -2, माइनस b इज ग्रेटर देन -10, तो b इज लेस देन 10। और एक मैं तीसरे पार्ट से इसका ले लेता हूं आंसर, सेकंड पार्ट से b की वैल्यू 10 से छोटी है, यहां से ले लेते हैं। माइनस b अपॉन 5 इज लेस देन 0, देन b जो आएगा दैट इज ग्रेटर देन 0। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कराता हूं तो मेरे पास b की वैल्यू 0 से बड़ी 10 से छोटी, तो जिसकी वजह से हम ये लिख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों पार्ट को कंबाइन कराता हूं देन वी कैन से b बिलोंग्स टू 0 से लेकर 10 तक। तो अगर b बिलोंग्स टू 0 से 10 देन वी आर हैविंग दिस ऑप्शन करेक्ट। इट वाज इन 2018 ऑनलाइन। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था बट एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा होता है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही चेक कर रहे हैं हम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। He says if ABC are in AP, ABC are 3 terms, they are in AP। साथ में उसने दिया है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन जीपी, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमा c स्क्वायर आर इन जीपी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है सच दैट a is less than b is less than c, a plus b plus c की वैल्यू he has given you 3/4, आस्किंग फॉर वैल्यू ऑफ a कितना होगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर हमारे पास कोई सी भी 3 टर्म्स है एपी में है तो इस
सीरीज इस वाले स्टेटमेंट के बेस पर वी कैन राइट 2b इक्वल टू a प्लस सी। अगर मैं a प्लस सी की जगह पे 2b रिप्लेस कराता हूं हियर, अगर मैं a प्लस सी की जगह पर 2b रिप्लेस करा देता हूं तो इससे मेरे पास आ जाता है 3b की वैल्यू 3/4, दैट गिव्स यू b इक्वल टू 1/4। तो मेरे पास b तो ऑब्टेन हो गया। मुझे वैल्यू चाहिए a की, देखते हैं। अगर b 1/4 है तो जिसके बेस पर वी कैन राइट a प्लस c की वैल्यू 2b मीन्स 1/2, तो इससे c आ जाता है मेरे पास 1/2 माइनस a। ये तो रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की, व्हेन ही सेज कि a b c आर इन AP। इस वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इफ दीज टर्म्स आर इन GP तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। तो जिसकी वजह से वी कैन राइट b स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस a इंटू सी। तो देयर एग्जिस्ट टू केसेस, दो केसेस एग्जिस्ट करते हैं। या तो b स्क्वायर की वैल्यू होगी a इंटू सी के बराबर, और b स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस का a इंटू सी के बराबर। प्लस माइनस में लेना जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत है। हम दोनों केसेस को सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर b स्क्वायर की वैल्यू a इंटू सी है, b स्क्वायर मीन्स b की वैल्यू 1/4, b स्क्वायर मीन्स 1/16, a मीन्स a, c मीन्स 1/2 माइनस a। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/16 इक्वल टू a/2 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। इट इज 16, 1 इक्वल टू 8a माइनस 16a स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू 16a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास होल स्क्वायर बन रहा है। इट इज 4a माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर 0। a की वैल्यू आ जाती है 1/4, और a की वैल्यू अगर 1/4 है तो इट इज नॉट एप्लीकेबल। वाई है? बिकॉज a और b ही सेज कि a इज लेस देन b, a और b बराबर नहीं हो सकते। b की वैल्यू 1/4 है तो a की वैल्यू 1/4 नहीं आ सकती, तो जिसकी वजह से दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट बिकम्स नॉट एप्लीकेबल। और अगर ये वाला पार्ट नॉट एप्लीकेबल है तो वी गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन, b स्क्वायर इक्वल टू माइनस का a इंटू सी। b स्क्वायर मीन्स 1/16 माइनस a इंटू सी की जगह पर वी राइट 1/2 माइनस a। 1/16 इज इक्वल टू माइनस a/2 प्लस a स्क्वायर, और वी गेट द इक्वेशन। अगर मैं यहां पर इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, इट इज 16a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 बराबर 0, और यहां से हम ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इट इज -8 प्लस माइनस अंडर रूट में 64 माइनस 4ac, 4ac मीन्स -1 अपॉन 2a, 2a मीन्स 32। तो ये आ जाता है हमारे पास प्लस 64, 128, 128 मीन्स a इक्वल टू -8 प्लस माइनस, इसमें से मैं 128 में से 64 बाहर ले लेता हूं तो इट इज 8√2/32। तो एक ही दो वैल्यूज ऑब्टेन्ड होती हैं, एक तो माइनस का ये 1 टाइम्स गया, -1 प्लस माइनस √2/4। अगर ये वैल्यूज हैं तो इसमें हम देख लेते हैं कि एक कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल है, वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इट इज -8 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से a की जो भी वैल्यू आती है दैट इज एप्लीकेबल। कहने का सीधा सा मतलब कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहां से b स्क्वायर की वैल्यू को a इंटू सी ऑब्टेन कराते हैं, जबकि b स्क्वायर की वैल्यू जो है वो a इंटू सी ना होकर इट इज प्लस माइनस a इंटू सी होती है। और बच्चे ये गलती करते हैं, वो यहाँ से b स्क्वायर बराबर a इंटू सी लेते हैं, यहाँ से जो a की वैल्यू ऑब्टेन होती है वो 1/4 हो रही है, और अगर a की वैल्यू 1/4 हो रही है वो एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ही इज सेइंग कि a इज लेस देन b एंड दैट इज लेस देन c के बराबर। और एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम सीक्वेंस एंड सीरीज में।
एक अच्छा क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। 1/16 इज इक्वल टू -a/2 प्लस a स्क्वायर, तो वी गेट 1 इक्वल टू माइनस का 8a और ये हो जाएगा प्लस 16a स्क्वायर। तो वी आर हैविंग एन इक्वेशन 16a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 1 बराबर 0। इससे जो a की वैल्यू आती है हमारे पास 8 इज माइनस b, 8 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स 64 माइनस 4, a मीन्स 16, c मीन्स -1 अपॉन 2a मीन्स 32, और इसको सिंप्लीफाई करके वाट एवर वी गेट इट इज द वैल्यू ऑफ a। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा प्लस लेना है या माइनस, हमें a की वैल्यू को b से छोटा लेना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। He says there are 3 positive numbers form in increasing GP. 3 positive numbers form in increasing GP. 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, इंक्रीजिंग जीपी बनाते हैं। इफ द मिडिल टर्म इन द जीपी इज डबल्ड, इफ मिडिल टर्म in GP is doubled, अगर हम मिडिल टर्म को डबल कर देते हैं, द न्यू नंबर्स आर इन AP, द न्यू नंबर्स आर इन AP, नए नंबर्स जो हैं वो AP में आ जाते हैं। ही सेज फाइंड द कॉमन रेशियो। फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। वो कहता है कि 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, मिडिल टर्म ऑफ जीपी इज डबल्ड। अगर मैं 3 पॉजिटिव नंबर्स मान लेता हूं, वी एज्यूम समथिंग a जीपी में है AR स्क्वायर, लेट्स से दीज आर द 3 नंबर्स। वो कहता है इफ मिडिल टर्म इज डबल्ड, यानी कि हमने मिडिल टर्म को 2AR करा दिया, तो दीज नंबर्स फॉर्म एन AP, ये नंबर्स जो है AP को फॉर्म करते हैं, ये नंबर्स GP में है। कॉमन रेशियो की वैल्यू पूछता है, तो अगर ये 3 नंबर्स AP में है तो 2 टाइम्स द मिडिल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो A कैंसिल हो जाएगा, वी आर हैविंग 4R इज इक्वल टू 1 प्लस R स्क्वायर, और वी कैन सी इट इज द क्वेश्चन इन, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये 2014 का है, JEE मेंस। इससे अगर हम देखते हैं तो वी आर हैविंग R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। R की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a का मीन्स 2। R की वैल्यू आती है मेरे पास प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 12/2, तो R की 2 वैल्यूज ऑब्टेंड होती हैं। यहाँ से मैं 4 बाहर ले लेता हूँ, 2 आ जाएगा, तो इट इज 2 प्लस माइनस √3। तो R की 2 वैल्यूज आती हैं मेरे पास, 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, 2 वैल्यूज मेरे पास R की आती हैं। वैलिडिटी, इसमें से वैलिडिटी चेक करते हैं कि कौन सी है वैलिडिटी। अगर हम ध्यान से देखें दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं, √3 1.7, इट इज √3 1.7, 2 प्लस 1.7, 2 माइनस √, दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं। लेकिन ही सेज इंक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग जीपी यानी कि टर्म्स जो है वो इंक्रीज होती जाती हैं। अगर टर्म्स इंक्रीज होती जाती हैं जो, तो इसका जो कॉमन रेशियो होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन 1, वो 1 से बड़ा होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर से नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम इसके इंक्रीजिंग जीपी की बात कर रहे हैं तो ये जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, और अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होना चाहिए तो इट वुड बी आवर आंसर एंड दिस पार्ट वुड बी नॉट एप्लीकेबल।
जब भी हमारे पास आर की दो वैल्यूज ऑब्टेन्ड होती हैं तो हमें दो तीन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज तो मुझे ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस जो जीपी की टर्म्स हैं वो अल्टरनेट प्लस माइनस तो नहीं है। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस होती है तो कॉमन रेशियो नेगेटिव वाला एप्लीकेबल होता है। और दूसरी चीज मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि इंक्रीजिंग जीपी है या डिक्रीजिंग जीपी है। अगर इंक्रीजिंग जीपी होती है तो कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 वाला एप्लीकेबल है, और इन द केस ऑफ डिक्रीजिंग जीपी कॉमन रेशियो 1 से छोटा एप्लीकेबल होता है। अभी इतने ही क्वेश्चन करके देखते हैं हम सीक्वेंसिंग सीरीज। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे।